हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जिज्ञासा कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय नंबर 2 पदार्थ का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अध्याय नंबर 2 पदार्थ का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन जिज्ञासा कक्षा 7 विज्ञान एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हम सॉल्व कर रहे हैं। और देख सकते हो, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं जिन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे आपके एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। पहले नंबर के प्रश्न में आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमसे चीज़ें पूछी हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहले नंबर के प्रश्न में दिया है, उस पौधे का नाम बताइए जो हिमालयी क्षेत्र और पूर्वांचल राज्यों में उगता है। तो इस प्रश्न में हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन पहले नंबर का जो ऑप्शन दिया है हाइड्रेंजिया, ये पौधा हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में उगता है। हाइड्रेंजिया आपका ए नंबर का ऑप्शन क्या सही उत्तर इसमें रहेगा। तो पहले नंबर के प्रश्न में आप करेक्ट आंसर करोगे हाइड्रेंजिया। अब हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न, यदि लिटमस पत्र उपलब्ध नहीं हो तो प्राकृतिक सूचक के रूप में किस पुष्प की पंखुड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है आपको, सफ़ेद गुलाब की पंखड़ी, ऑप्शन बी गुलाब की पंखड़ी, ऑप्शन सी मोरारे के पुष्प की पंखड़ी, ऑप्शन डी चमेली के पुष्प की पंखड़ी। तो हम जो लाल गुलाब की पंखड़ी होती है बी नंबर के ऑप्शन में जो हमें दिया है, इसका उपयोग प्राकृतिक सूचक के रूप में कर सकते हैं, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही करेंगे, लाल गुलाब की पंखड़ी। तो देखो, एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से यहाँ पे क्लियर साफ हैंड राइटिंग में लिख दिया है, यहाँ से देख करके आपको कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है तीसरे नंबर का, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर दिखाऊं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। उस पौधे का नाम बताइए जो 2 जीवों की सहजीविता से बनता है। पहला है मनी प्लांट, ऑप्शन बी हाइड्रेंजिया, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी गुड़हल। तो लाइकेन नाम का जो पौधा है 2 जीवों की सहजीविता से बनता है, सी नंबर के ऑप्शन को हम सही करेंगे इसमें, लाइकेन। अब हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को मनाया जाता है, बी नंबर का ऑप्शन 28 फरवरी इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं जो आपका 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, इसमें आप देख सकते हो कुछ इस तरह से चीज़ें हमें दी हैं और प्रश्न में पूछा है, आधुनिक भारतीय विज्ञान के जनक जिन्होंने भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाओं के क्षेत्र की कंपनी की स्थापना की। पहला है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, ऑप्शन बी कमला सोहोनी, ऑप्शन सी रुस्तम और ऑप्शन डी एम के वैद वाऊ। देखिए, करेक्ट आंसर ए नंबर का आपका ना आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम 5वें नंबर के प्रश्न के बाद आगे के जो आपके प्रश्न हैं जो हमें नेक्स्ट पेज पे दिए हैं इनकी तरफ चलते हैं और इन प्रश्नों को समझते हैं। तो देखो, इस प्रश्न में हमसे पूछा है, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, निम्न में से कौन सा बिलियन अत्यधिक मात्रा में मिलाने पर परिवर्तन को उत्क्रमित कर देगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, सिरके का पानी, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी साधारण नमक का विलयन। तो सी नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो हमें दिया है सिरका सही उत्तर है। अब हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न आ जाता है, इसे हम देखेंगे, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। पहला क्या दिया है, अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ लवण व पानी बनाते हैं। तो हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, यहाँ लवण और यहाँ लिखेंगे पानी। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो जल बनता है, पानी और लवण बनते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जो लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वे अम्ल प्रकृति के होते हैं। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्लीय प्रकृति यानी कि अम्ल प्रकृति के होते हैं। सेकंड है, ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षार प्रकृति के होते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसमें हमारा, क्षार। नेक्स्ट है, फलों के राजा आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। फलों
के राजा आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर हमें दिया है करेला। करेला का स्वाद कड़वा होता है परंतु यह क्षारीय प्रकृति का नहीं है। तो ये हमने आंसर किया करेला। अब हमारे पास में अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों को हम देखेंगे, समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें क्या दिया है? प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं, लिटमस किसे कहते हैं। तो तीसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ से कंप्लीट करोगे, मैं आपको बता दूँ। देखो, प्रश्न हमसे पूछा है लिटमस किसे कहते हैं। आंसर हमने क्या लिखा है? लिटमस लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त एक प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्लियर। लिटमस लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त एक प्राकृतिक सूचक है जिसका उपयोग विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो ये पूरा उत्तर जो है आप यहाँ से देख लेना प्रश्न क्रमांक 3 के लिए। अब हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न, अपने आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए जो अम्लक्षार सूचक के रूप में कार्य करते हैं। तो अब हम यहाँ से चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करेंगे। ये आप उत्तर करेंगे, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, लाल पत्ता गोभी और लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ। ये आपके चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अपने आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों के नाम बताने थे। तो प्राकृतिक सूचक जो हमारे आसपास पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? एक तो हल्दी और गुड़हल की पंखुड़ियाँ, लाल पत्ता गोभी, लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ। अब हमारे पास पाँचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इसमें दिया है, हाइड्रेंजिया पौधे में अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में किस रंग के पुष्प खिलते हैं। तो पाँचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रेंजिया पौधे में अम्लीय मृदा होने पर नीले रंग के और क्षारीय मृदा होने पर गुलाबी या लाल रंग के पुष्प खिलते हैं। इसके बाद हमारे पास छठे नंबर का प्रश्न है, इसे हम देखेंगे। अम्ल, क्षार, लवण, जल, ऊष्मा दी गई अभिक्रिया को पहचान कर परिभाषित कीजिए। देखो, इसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है, लवण, जल और ऊष्मा बन रहा है। तो यह अभिक्रिया क्या है और इसकी पहचान करके परिभाषित हमें करना है। तो इसके उत्तर में क्या आएगा आपके छठे नंबर के प्रश्न में? यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसमें अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा परिणाम स्वरूप लवण और जल ऊष्मा बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारा प्रश्न है कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं जो आपका अगला पेज है इसकी तरफ। यहाँ आपको लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रश्न क्रमांक 7 हमें दिया है यहाँ पे, नींबू के रस के विलयन में नीले लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग लाल हो जाता है। अब इसी विलयन में चूने का विलयन मिलाया जाए तो क्या होगा। ठीक है, यह है 7वें नंबर का प्रश्न। नींबू के रस के विलयन में नीले लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग लाल हो जाता है। अब इसी विलयन में चूने का विलयन मिलाया जाए तो क्या होगा, यह हमें बताना है। देखो, आंसर क्या किया हमने, विलयन का रंग पुनः नीला हो जाएगा। चूने का पानी क्षार नींबू के रस अम्ल को उदासीन कर देगा जिससे क्षारीय प्रभाव के कारण लाल रंग वापस नीला हो जाएगा। तो ये हमारे लघुत्तरीय का जो 7वां प्रश्न है कंप्लीट होता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 8वां। देखो, एक व्यक्ति है, वह क्या औद्योगिक समीप के क्षेत्र रहता है। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसका जो घर है उसके पास एक झील में मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन यानी कि लगातार कम हो रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आपके अनुसार मछलियों को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? एक व्यक्ति है, उसके घर के पास एक झील है, उसमें पहले बहुत ज़्यादा मछलियाँ थीं, अभी लगातार कम होती जा रही हैं और औद्योगिक क्षेत्र है यानी कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं। तो अब आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो मछलियों के कम होने का कारण बन रही है। उत्तर क्या लिखा हमने कारण में, औद्योगिक कचरे के कारण झील का पानी अत्यधिक अम्लीय व विषैला हो गया है। यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह का जो पानी होता है, विषैला पानी, वह जाकर के झील में मिल गया है, उससे जो उसकी अम्लीयता है वह बढ़ गई है। और क्या हो रहा है कि जो झील में जीव है उनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। उपाय क्या लिखा हमने, पानी में अम्लता दूर करने और उदासीन करने के लिए उसमें उचित मात्रा में चूना यानी कि क्षारीय पदार्थों को मिलाना चाहिए।
तो ये हमने आंसर लिखा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका, ठीक है। अब हम 8वें नंबर के प्रश्न के बाद चलेंगे, आपका देखेंगे जो 9वें नंबर का प्रश्न है। देखो, एक लड़की है कीर्ति नाम की, उसने क्या की, आंखों पर पट्टी बांधी, उसे 2 अज्ञात विलयन दिए गए। कीर्ति का विलयन अम्लीय है या क्षारीय है की जांच करनी है। तो वह जानती है कि किसी भी अज्ञात विलयन को स्वाद से पहचानना हानिकारक हो सकता है। कीर्ति को परीक्षण के लिए किस सूचक का उपयोग करना है और क्यों? तो अब यहाँ पे आंसर हमने क्या लिखा है, कीर्ति को लिटमस पेपर या हल्दी जैसे सूचकों का उपयोग करना चाहिए जो रंग बदलकर अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं। यह बिना चखे परीक्षण करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। तो यह हमने आंसर किया है। अब हम इस प्रश्न की बात देखते हैं जो आपके 10वें नंबर का प्रश्न है। इसे, लाल गुलाब का अर्क किसी अज्ञात द्रव को हरा कर देता है। इस अज्ञात द्रव की प्रकृति क्या होगी? जब इस द्रव में आंवले का रस अधिक मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो क्या होगा? तो 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, हरा रंग बताता है कि अज्ञात द्रव क्षारीय है। अधिक मात्रा में आंवले का रस अम्लीय मिलाने पर यह क्षार को उदासीन कर देगा, जिससे विलयन अम्लीय हो जाएगा और रंग हरे से पुनः लाल गुलाबी हो जाएगा। यह हमारे 10वें नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ। चींटी के काटने पर दर्द के प्रभाव को कैसे किया जाता है? तो उत्तर क्या लिखा है हमने 11वें नंबर के प्रश्न में, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। प्रभाव को कम करने के लिए त्वचा पर नमीयुक्त बेकिंग सोडा या कैलेमाइन लोशन रगड़ना चाहिए जो क्षारीय होते हैं और अम्ल को उदासीन कर देते हैं। देखो, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो कोई भी चीज़ हो उसे उदासीन कर देते हैं। अब चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है, जिससे हमें क्या दर्द होता है। अगर हमें इसके प्रभाव को कम करना है तो वहाँ पे हल्का सा चूना लगा सकते हैं, क्योंकि चूना क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो वह उस अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। और बेकिंग सोडा, कैलेमाइन लोशन, ये सभी भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं। तो आंसर हमने लिखा है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। प्रभाव को कम करने के लिए त्वचा पर नमीयुक्त बेकिंग सोडा या कैलेमाइन लोशन रगड़ना चाहिए जो क्षारीय होते हैं और अम्ल को उदासीन कर देते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इसे देखेंगे। सूचक को परिभाषित करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। यहाँ पे उत्तर हमने लिखा है 12वें नंबर के क्वेश्चन का, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें, ये आप यहाँ पे देख लेना, लिखा है, ठीक है, प्राण सूचक कहते हैं। उदाहरण, प्याज का रस, लौंग का तेल। 12वें नंबर के प्रश्न के बाद हम देखते हैं जो आपके दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। इन प्रश्नों को, निम्न बिंदुओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन बिंदुओं के आधार पर हमें अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करना है। विशेषता आपको दी है, अम्ल दी है, क्षार दी है। इधर हमें स्वाद बताना है। तो देखो, स्वाद में जो अम्ल होता है वे खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं वे कैसे होते हैं, कड़वे यानी कि तीखे या कसीले। पीएच मान, पीएच मान क्या, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जो क्षार होते हैं वे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगला है धातुओं के साथ क्रिया। तो ये जो अम्ल होते हैं धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और क्षार ये सामान्यतः धातुओं के साथ क्रिया नहीं करते। हल्दी पत्र के साथ क्रिया, तो इसमें क्या करेंगे, इनका हल्दी पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पीला ही रहता है। अम्ल और क्षार ये हल्दी पत्र के रंग को लाल भूरा कर देते हैं। आपने कभी देखा होगा जब हम हमारे हाथों में हल्दी लगी होती है तो हम जब साबुन से उसे धुल लेते हैं तो रंग लाल हो जाता है, क्योंकि ये आपस में क्रिया करते हैं और उसका जो कलर होता है वे लाल कर देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। किसान द्वारा कृषि वैज्ञानिक से पूछा गया कि मेरे खेत की फसल भली भांति वृद्धि नहीं कर रही। कृषि वैज्ञानिक द्वारा फसल का अच्छा उत्पादन न होने का क्या कारण बताया गया होगा? फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा उपचार हेतु क्या क्या सुझाव दिए गए होंगे? तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले तो कारण, मिट्टी का अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाना जिससे पौधों की वृद्धि रुक गई। सुझाव,
वैज्ञानिक ने अम्लीय मिट्टी में बुझा हुआ चूना और क्षारीय मिट्टी में जैविक खाद यानी कि कंपोस्ट मिलाने का सुझाव दिया होगा। अब ये हमारा जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखिए। तो एक साइड हमें खाद्य पदार्थ दिए हैं, इधर हमें अम्ल दिए हैं। खरबूजा एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल। आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और जो हमारा आम होता है, आम में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। फिर हम चलते हैं आगे, तो आपको दिया है सिरका, इसमें एसिटिक अम्ल। अमरूद में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला हमारे पास 16वें नंबर का प्रश्न है। क्या दिया है? आपको 3 द्रव दिए गए हैं, एक सिरका, दूसरा बेकिंग सोडा का विलयन और तीसरा शक्कर का विलयन। क्या आप मात्र हल्दी का उपयोग करके उन्हें पहचान सकते हैं? व्याख्या कीजिए। देखो आंसर क्या होगा। जो विलयन हल्दी पत्र को लाल भूरा कर दे वह बेकिंग सोडा यानी कि क्षार है। अब इस लाल भूरे हल्दी पत्र को जो विलयन वापस पीला कर दे वह सिरका यानी कि अम्ल है। जिसका हल्दी पर कोई प्रभाव ना पड़े, पीला ही रहे, वह शक्कर का विलयन यानी कि उदासीन है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 17वें नंबर का। कारण बताइए। हल्दी को स्वर्णिम मसाला क्यों कहा जाता है? इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? हल्दी अपने सुनहरे पीले रंग, भोजन में स्वाद, औषधीय गुणों, एंटीबैक्टीरियल, औषधीय गुण कौन कौन से हैं? एंटीबैक्टीरियल, और एक प्राकृतिक सूचक के रूप में कार्य करने के अद्भुत गुणों के कारण स्वर्णिम मसाला कहते हैं। यह अद्भुत, अभूत, अभूत लिख लेना, अभूत गुणों के कारण स्वर्णिम मसाला कहते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है। हल्दी लगी शर्ट को साबुन से धोने पर उसका रंग बदल जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर हमने क्या लिखा है? साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। हल्दी प्राकृतिक सूचक क्षार के संपर्क में आने पर रासायनिक प्रतिक्रिया करती है, जिससे उसका पीला रंग लाल भूरे रंग में बदल जाता है। अब हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 1 आ जाता है। अपने क्षेत्र की मृदा का प्रतिदर्श एकत्रित कीजिए और यह पता लगाइए कि इसकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। यहाँ पे हमें मृदा का प्रतिदर्श दिया है, प्रकृति बतानी है अम्लीय, क्षारीय है या उदासीन है। सबसे पहले खेत की मिट्टी, ये हल्की अम्लीय होती है। बगीचे की मिट्टी उदासीन होती है। नदी किनारे की मिट्टी क्षारीय होती है। गमले की मिट्टी, ये गमला लिखना, ठीक है, मामले लिख दिया गमले। गमले की मिट्टी उदासीन होती है। जंगल की मिट्टी सड़े पत्तों वाली अम्लीय होगी। निर्माण स्थल जहाँ मकान बन रहा हो वहाँ की मिट्टी क्षारीय, चूने सीमेंट के कारण। और बंजर ऊसर भूमि की मिट्टी क्षारीय होगी। खेल के मैदान की मिट्टी उदासीन होगी। पता लगाइए पुराने समय में किसान मृदा के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को कम करने के लिए क्या उपाय अपनाते थे? तो आंसर हमने लिखा, क्या किया है इसका? पुराने समय में किसान मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए लकड़ी की राख या चूने का प्रयोग करते थे और क्षारीयता कम करने के लिए गोबर की खाद व सड़े गले पत्तों का उपयोग करते थे। सड़े गले पत्तों का उपयोग करते थे। अम्लीय या क्षारीय प्रकृति कम करने के लिए उपाय लिखिए। तो यहाँ पे उपाय हमने लिखे हैं। पहला उपाय, अम्लीय मिट्टी में बुझा चूना या बिना बुझा चूना मिलाना। सेकंड, क्षारीय मिट्टी में कंपोस्ट जैविक खाद मिलाना। तीसरा, क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए जिप्सम का उपयोग। चौथा, खेतों में हरी खाद का उपयोग करना। पाँचवा, उचित फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन अपनाना। यानी कि पहले हमने मान लो गेहूँ बोए थे तो अगली साल हम मसूर बो सकते हैं। इससे जो मिट्टी की उर्वरता होती है वह बनी रहती है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 2 आ जाता है। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 जो हमारा है इसे हम सॉल्व करेंगे। आप विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल की अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के विषय में अपनी कक्षा में चर्चा करें। इस तरह से हमें प्रश्न दिया है, ठीक है। और क्या करना है? वर्षा, नल, नदियों आदि अन्य स्रोतों से प्राप्त जल के प्रतिदर्शों का परीक्षण कर एकत्रित जानकारी को नीचे दी गई तालिका में सारणीबद्ध करें। तो यहाँ पे हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहले हमें क्रमांक दिए हैं, जल का स्रोत बताना है, जल की प्रकृति का परीक्षण कर बताना है कि वह अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, और उसका पीएच मान कितना आया वह भी बताना है। सबसे पहले तो हमने नल के जल का परीक्षण किया, तो प्रकृति क्या आई उसकी उदासीन, पीएच मान कितना 7.0। वर्षा का जल अम्लीय होता है हल्का सा और पीएच मान 5.6 यानी कि 7 से कम। कुएं हेडपंप का जल उदासीन होता है 7.0 से 7.2 इसका पीएच मान,
तालाब नदी का जल क्षारीय होता है हल्का सा 7.5 इसका पीएच मान। कारखाने के नाले का जल या गंदा पानी अम्लीय होता है 5.0 से 5.5 इसका पीएच मान होता है लगभग। अम्लीय या क्षारीय जल के सेवन से होने वाले नुकसान लिखिए। आंसर क्या लिखेंगे इसमें? अत्यधिक अम्लीय जल पीने से दांतों का एनेमल खराब व पेट में अल्सर हो सकता है। अत्यधिक क्षारीय जल पाचन तंत्र को कमजोर करता है और त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करता है। पानी की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति को उदासीन करने के उपाय लिखिए। तो यहाँ पे हमने उपाय लिखे हैं। पहला क्या है? अम्लता दूर करने के लिए पानी में चूना या वॉशिंग सोडा मिलाना, लेकिन इसे पीने में उपयोग नहीं कर सकते फिर हम, ठीक है, पीने के लिए उपयोग मत करना अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं, चूना या कुछ भी मिलाते हैं। क्षारीयता दूर करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करना। पीने के पानी के लिए आरओ रिजर्व ऑस्मोसिस का उपयोग करना। देखिए पीने के लिए तो आरओ ही सबसे बेस्ट है, आरओ का ही उपयोग करना है। ऐसा मत करना कि आपने उसमें चूना मिलाया, उसकी प्रकृति हमने अम्लीय से क्षारीय कर दी लेकिन वह पीने योग्य नहीं होता। जल शोधन संयंत्रों में न्यूट्रलाइजेशन रसायनों का उपयोग करना। पानी को उबालना अस्थायी क्षारीयता के लिए। पानी के पीएच मान में परिवर्तन उस क्षेत्र के जीवों को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर लिखेंगे। जलीय जीव एक निश्चित पीएच 6.5 से 8.5 में ही जीवित रहते हैं। पानी अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर जीवों के अंडे नष्ट हो जाते हैं, त्वचा व गलफड़ों को नुकसान पहुंचता है और उनकी मृत्यु हो सकती है। अध्याय नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से आपका अध्याय नंबर 3 आ जाता है, विद्युत परिपथ एवं उनके घटक। इस लेसन के उत्तर अगर आपको देखना है तो जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो।